देखिए हमारे पास 1 जनवरी है, फिर परचेजेस परचेजेस परचेजेस, सेम उसी तरह जैसे हम पहले बातें कर रहे थे। तो सर ठीक है ना, आप इन्वेंट्री को यहाँ लिखें और ये जितनी परचेजेज हैं 300 200 500, तो इनको, ये हमारा पता है कौन सा पेपर है, 6 है, ये हमारा 2019 का पेपर है। इससे पहले जो मैंने करवाया है वो 20 का करवाया है, कल भी करवाया था वो 19 का करवाया था। अच्छा, पर यूनिट से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी ना सेम उसने ट्रेंड फॉलो किया है यूसुफ, सेम ट्रेंड फॉलो किया है। 500 जो है वो बच गए, तो बाकी 1500 सेल हो गए। अब मुझे ये बताओ, वो सेम क्वेश्चन डिट्टो, सर फाइफो में यहाँ लास्ट से बच जाएंगे, लाइफो में ऊपर से 500 पूरे कर, और एवरेज में इसको इस पे डिवाइड करके 500 से मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब लास्ट में हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, हम क्या करेंगे सर, उसी तरह आप फॉलो करें। हम यहाँ पे ना हमें वो नहीं कह रहा यूसुफ, वो हमें नहीं कह रहा कि आप ग्रॉस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कह रहे हैं, तो हम ओपनिंग इन्वेंट्री में 3200 में इन दोनों को ऐड करेंगे, और एक दफ़ा इसको माइनस, दूसरी दफ़ा इसको माइनस, तीसरी दफ़ा इसको माइनस, तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल आएगी। क्या निकल आएगी? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल। इसमें थोड़ी सी चेंज कर लेना, क्या फार्मूला लिखना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो आपका ऑटोमेटिक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल आएगा। ये क्वेश्चन मैं कल आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। यूसुफ मियाँ हमें वो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, अब मैं आ गया हूँ 2018 पे, तो आज आपको मैंने बेसिकली 18 तक कवर करवाने हैं, कल इंशाल्लाह 16 और 17 करवा के, तो उसके बाद मैंने इस टॉपिक को वाइंड अप कर देना है परसों। ठीक हो गया। अच्छा, ठीक है सर। तो देखो बात ये है कि यहाँ पे वो कह रहा है कि बिग बैंग कंपनी स्पेशलाइज इन स्पोर्ट्स गुड ड्यूरिंग द ईयर, यूनिट सोल्ड फॉर द टोटल इतने, ये हमारी सेल्स हो गई है यूसुफ, ये सेल्स है। अच्छा, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, ये लिखा हुआ है चैंपियन ओपनिंग इन्वेंट्री, वो कह रहा है इतने की है, और कॉस्ट उसकी इतनी है। यूसुफ हमने इनको आपस में डिवाइड कर लिया, ये निकल आई 3.85। क्या निकल आई? 3.85। उसने यहाँ पे हमें पता है हमारे साथ क्या तेजी की है, उसने हमारे साथ तेजी ये की है, बजाय इसके पर यूनिट देने के उसने हमें क्या दे दिया, टोटल कॉस्ट। तो हमने भी क्या किया, हमने सिंपल इसको इस पे डिवाइड करके ये निकाल लिया, और अभी हमें सेल्स की जरूरत नहीं है यूसुफ, ये रुपीज में सेल है। यूनिट कॉस्ट खुद निकाल लिया। जी जी, हमने यूनिट कॉस्ट डिवाइड करके खुद निकाल निकाल लिया। ली, खुद निकाल। अब ये 20,000 यूनिट्स एक आए हैं, 30,000 यूनिट्स एक आए हैं, 50,000 यूनिट्स एक आए हैं, 10,000 यूनिट्स एक आए हैं, इनको मल्टीप्लाई करके ये हमने अपने बना लिए। अच्छा, उसको बड़ा पसंद है, वो हमें पता है क्या कहता है, यूनिट सेल कितने हुए हैं सर, 1,06,000, तो एंडिंग कितने हैं सर, ये एंड वाले बच गए, एंड वाले बच गए, बस बात ही खत्म हो गई यूसुफ। एंड में 13,800 बच गए। सर देखें 10,000 तो ये वाले होंगे फाइफो में, और 3,800 आप यहाँ से ले लें, और इनके दोनों के रेट लिख के ये हमारी कॉस्ट निकल आएगी यूसुफ। अब अगर हमारे पास यार मेथड कौन सा हो, लाइफ हो, तो नीचे से नहीं सर ऊपर से पूरे करें, 98 ये वाले बच जाएंगे, 4,000 यहाँ से, तो 13,800 बच गए, इसके साथ ये वाला रेट लगेगा, इसके साथ ये वाला, ये कॉस्ट निकल आई। एवरेज में क्या ठीक। होगा सर, एवरेज में ये इस पे डिवाइड होके पर यूनिट, और पर यूनिट को हम जो 13,800 है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया, ये हमारी सारी कॉस्ट निकल आई, समझ गए आप? तो बस यही ठीक। उसने उसने हमसे क्या मांगा है, कंप्यूट एंडिंग यूनिट्स, तो ये एंडिंग यूनिट्स निकल आए। उसके अलावा उसने क्या कहा है, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री फाइफो लाइफो एंड एवरेज, तो ये फाइफो लाइफो और एवरेज की एंडिंग इन्वेंट्री निकल आए। उसने ना इसमें हमें एक और पार्ट भी दिया है, और कहा है कि ये करो सेम। देखिए उसने हमें कहा है कि अ परपेचुअल सिस्टम इज यूज्ड बाय क्या है जी, लोटी कंपनी, एंड द इन्वेंट्री कार्ड फॉर मटेरियल इज इतना। देखो हमारे पास 1 मार्च को इतने यूनिट्स थे, फिर इतने सेल हुए, फिर इतने परचेज हुए, फिर इतने सेल हुए, फिर इतने सेल हुए। ठीक हो गया। अच्छा, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम क्या सिस्टम होता है,
वो सिस्टम जिसके अंदर यूनिट्स आ भी रहे हैं और बिक भी रहे हैं, उसके अंदर हम एक कार्ड बनाएंगे, उसको कहते हैं इन्वेंट्री कार्ड या मटेरियल लेजर कार्ड। उसे क्या कहते हैं यूसुफ? इन्वेंट्री कार्ड बोलते हैं। परपेचुअल सिस्टम क्या, कौन सा सिस्टम होता है सर? ऊपर हम कौन सा पढ़ते रहे? इसको बोलते हैं पीरियोडिक सिस्टम, इसको बोलते हैं पीरियोडिक सिस्टम, और इसको बोलते हैं परपेचुअल सिस्टम। सर इन दोनों में फर्क क्या है यूसुफ? पर जो पीरियोडिक परपेचुअल सिस्टम होता है ना, उसमें हर रोज यूनिट्स बैलेंस हो रहे होते हैं, जो आए जो गए रोज बैलेंस होते हैं, और रियल टाइम बैलेंस हो रहे होते हैं। जैसे हम किसी को पैसे भेजते हैं ना, तो रियल टाइम ट्रांजैक्शन ये होती है कि जो ही हम भेजें उसके अकाउंट में टक जाके लगे, इसको कहते हैं रियल टाइम ट्रांजैक्शन। एक होती है पीरियोडिक। पीरियोडिक क्या होता है कि चीज हम एक साल के बाद या एक महीने के बाद हम एक टाइम फिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं इतने बिके इतने पड़े हैं, उसको कहते हैं पीरियोडिक। जो हम अब तक पढ़ते रहे हैं वो पीरियोडिक था। आज हम पढ़ने लगे हैं परपेचुअल। परपेचुअल और पीरियोडिक में क्या डिफरेंस है? परपेचुअल में बेसिकली ये होता है कि जो आए वो भी लिखो, जो गए वो भी लिखो, ऑन ऑन स्पॉट लिखो। और इसके लिए हमें एक बनाना पड़ता है कार्ड, या एक बुक बनानी पड़ती है, उसको हम कहते हैं इन्वेंट्री कार्ड। अच्छा वो क्या होता है? उसमें एक कॉलम होता है डेट का, एक परचेजेस का, एक सेल्स का, और एक बैलेंस का। सेल को इशू भी कहते हैं, परचेजेस को रिसीव भी कहते हैं। हर एक के नीचे 3 कॉलम होते हैं, यूनिट्स पर यूनिट और टोटल, यूनिट्स पर यूनिट और टोटल, यूनिट्स पर यूनिट और टोटल। हमारे पास 200 यूनिट्स हैं यूसुफ। हमने 4 मार्च को 180 यूनिट्स बेच दिए। सर देखें फाइफो मेथड है, 180 यूनिट्स आपने बेचे हैं, 6 रुपीज। एक ही हमारे पास पड़े 200 रैक में यूनिट्स थे, हमने उसमें से 180 बेच दिए, 20 बच गए यूसुफ, 20 बच गए यार। अच्छा अब क्या होने वाला है? अब होने ये वाला है, ठीक है, कि हमारे पास नए कितने आ गए? नए कितने आ गए? 300। 300। 20 पहले वाले पड़े, 300 नए आ गए। अब हमने 125 बेच दिए। कितने बेच दिए? 125। तो 20 हम यहाँ से बेचेंगे, 105 यहाँ से बेचेंगे, तो पीछे क्या चैम्प बन जाएंगे, बच जाएंगे? सर पीछे 105 यहाँ से 195 बच जाएंगे। फिर हमने कितने बेचे? सर फिर हमने कितने बेचे हैं यूसुफ? 100 बेचे हैं। तो 100 हमने, और पर यूनिट रेट उनका यही लगेगा ना जो पड़े में हमारे पास, तो पीछे 95 बच जाएंगे। तो ये हमारी एंडिंग इन्वेंट्री निकल आई यूसुफ, ये हमारी, इसको कहते हैं इन्वेंट्री कार्ड। देखो जो पड़ा था बैलेंस, जो इशू हो रहे हैं उनको माइनस करते जा रहे हैं, जो आ रहे हैं उनको ऐड करते जा रहे हैं, फिर ये इशू है, फिर ये इशू है। ये फाइफो मेथड से हमने किया है। ये देखो ना, ये लिखा हुआ है फाइफो मेथड। यूसुफ अगर लाइफो मेथड होता ना, नीचे से इशू करते। ये देखो ना, सपोज हमने यहाँ पे कितने बेचे हैं, हमने कितने बेचे हैं सर? 125 बेचे हैं। तो यूसुफ यहाँ से हम नीचे से 125 इशू करते हैं, 300 में से 125 बेच देते। अब फाइफो था तो 20 ऊपर से और 105 नीचे से, लेकिन अगर लाइफो होता तो हम नीचे से ही पूरे कर देते, 125 यहीं से बेच देते। लाइफो होता तो यहीं से बेच देते। ठीक हो गया? इसने, जी बोलें। जी जी ठीक है सर। अच्छा ये चूंकि फाइफो मेथड है तो मैंने उसी के मुताबिक क्वेश्चन किया है। अब आप क्या करने वाले हैं? सर सिंपल मैं ये करूँगा कि ये मैं ऐसा करता हूँ कि मेरी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सर इसके सोल्ड, 2 पार्ट क्यों बने हुए हैं? जी वो पेपर में उसने दिए ना 2 क्वेश्चन में, उसकी क्वेश्चन वाले की मर्जी नहीं है नहीं ना। सर मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ये परचेज, रिसीव, सेल्स, इशूड और बैलेंस, इसके ये दो दो एक्सेल क्यों बने हुए हैं? 2 पार्ट क्यों बने हुए हैं? ये एक ही उसमें क्यों नहीं है? ये इसलिए नहीं है कि मेरी नायली है। अच्छा जी। हाँ मैंने जब इसको किया है तो इसको एक ही में होना चाहिए, इसमें एक में ही होना चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है चलें, बाहर सही। कैप आपको समझ आ गया। अच्छा अब पता है इस कॉलम का जो टोटल होगा ना, वो हमारी होंगी परचेजेस। इस कॉलम का जो टोटल होगा वो होगा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और ये जो लास्ट पे चीज बचेगी ये होगी हमारी एंडिंग इन्वेंट्री। इस कॉलम का जो टोटल है वो हमारी परचेजेस होंगी,
इस कॉलम का जो टोटल है वो CGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और इस कॉलम का टोटल क्या होगा, एंडिंग इन्वेंट्री। अब हम क्या करने लगे, कंप्यूट, क्या कह रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट यूजिंग FIFO मेथड। हमने यार कितने की बेची है सर, 1800 की ये बेची है, 1300 की ये बेची है, 1100 की ये, कितने की बन गई सर, 4275। हमारी कॉस्ट इस पे कितनी आई थी, 25। ये देखो ना कॉस्ट, ये हमने यहाँ से भी ले सकते, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया। क्या निकल आया, ग्रॉस प्रॉफिट। तो कहते हैं रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन द जर्नल इंक्लूडिंग एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज। तो अब हम इसकी एंट्रीज करने लगे। ये सब याद रखना, जब भी हम सेल्स कर, देखो ये बैलेंस की कोई एंट्री नहीं होती यूसुफ, बैलेंस की कोई एंट्री नहीं होती। जब भी हम सेल्स करते हैं, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है। जिस बंदे को करते हैं उस बंदे को हम अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं, और अकाउंट रिसीवेबल, जी जी, ये ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 1742 कैसे आ गया? इसमें से ये माइनस कर दिया। ये देखिए ये हमारी 1800 सेल्स है, ये हमारी 1375 की सेल है, ये हमारी 1100 की सेल्स हैं। इसमें से आप ये जो कॉस्ट हमारी थी इसको माइनस करें तो ये हमारा प्रॉफिट आ जाए। सर ये इतना तो नहीं आ रहा, वो 2532 है यार मैं देख लेते हैं, उसमें से 4000। मिस्टेक हो सकती है, ठहरो ना मैं कर, 4275 माइनस 2532 आ रहा है यार यूसुफ। ओके ओके सर, मैं कंफ्यूज हो गया था, मैं उसको 25000 समझ रहा था, सॉरी सॉरी सॉरी। डजंट मैटर, कोई ऐसा मसला। अच्छा तो ये देखें, ये मैंने ना बेसिकली आपको एंट्रीज बताने लगा हूँ। ये हमारी जो एंट्रीज आएंगी ना वो किस तरह की आएंगी और उनको हम कैसे करेंगे। ये देखिए मैंने आपको क्या बताया है, इसकी अब हम जर्नल एंट्रीज करने लगे। बैलेंस की कोई एंट्री नहीं होती यूसुफ, सेल्स की एंट्री होती है, सेल्स क्रेडिट। देखो ये वाली सेल्स हैं तो जब ये भी आएंगी तो ये भी क्रेडिट, जब ये वाली सेल्स आएंगी तो ये भी सेल्स क्रेडिट। यूसुफ आप समझ गए कि सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है। जिस बंदे को हम सेल करते हैं ना उसको, उसके 3 नाम होते हैं। उस बंदे को, सपोज उसका नाम है असद, तो उसको हम असद भी बुलाएंगे, उसको हम अकाउंट रिसीवेबल भी बुलाएंगे, और हम उसको डेटर भी बुलाएंगे। मसलन एक लड़का है जिसकी एज 12 साल है, उसका नाम असद है, हम उसको असद भी कह सकते हैं, हम उसको लड़का भी कह सकते हैं, हम उसको आदमी भी कह सकते हैं। एक ही चीज़ के 3 नाम है, वो लड़का जा रहा है, वो असद जा रहा है, वो आदमी जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह जब हम सेल्स करते हैं ना, तो जिस बंदे को हम चीज़ें बेचते हैं, हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं उधार पे बेचते हैं, हम यहाँ क्या सपोज कर रहे हैं कि हम क्रेडिट पे चीज़ें बेचते हैं, क्रेडिट पे बेचते हैं। तो सेल्स, ये देखो तीनों एंट्रीज में सेल्स क्रेडिट हो गई, तीनों एंट्रीज में सेल्स क्रेडिट हो गई। और यूसुफ क्या डेबिट हो गया, अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल मतलब हमने उस बंदे से रिसीवेबल यानी पैसे लेने हैं। ये 1800 यहाँ से आ गई अमाउंट, ये अमाउंट कहाँ से आई, यहाँ से आई अमाउंट, और ये वाली अमाउंट यहाँ से आई। ये आप समझ गए हो। अब ये क्या बला है, जब हम चीज़ें खरीदते हैं ना, तो ये वाली चीज़ें जो हैं, ये जो हमने बेची हैं, इनकी एक कॉस्ट भी होती है, इनकी एक कॉस्ट भी होती है। सर वो कहाँ लिखी हुई है, ये देखो ये लिखी हुई है पहले की यूसुफ, ये कॉस्ट लिखी हुई है, ये वाली, दूसरे की ये कॉस्ट लिखी हुई है, और तीसरे की ये कॉस्ट लिखी हुई है। ये अब नीचे इस्तेमाल होनी है, मैं बता रहा हूँ। ये पहले की ये कॉस्ट है। सर पहले से मुराद क्या, ये जो हमने 180 यूनिट्स बेचे हैं ना, हमने कितने के बेचे हैं यूसुफ, हमने 1800 के बेचे हैं। हमारी उस पर कॉस्ट कितनी आई थी, 1080, ये बता रहा है, ये टेबल बता रहा है, ये कार्ड बता रहा है। दूसरे जो हमने 1300 के बेचे हैं उन पे हमारी कितनी कॉस्ट आई है, सर 120 और 682 को ऐड कर लें, और ये जो 1100 वाले हैं इन पे हमारे जो 1100 में सेल हुए हैं उन पे हमारी कॉस्ट कितनी आई है, 650। तो यही चीज़ें अब हमने नीचे जर्नल एंट्रीज में लिखनी है। सर जब हम जर्नल एंट्री करेंगे ना, कॉस्ट जो होती है वो एक्सपेंस होता है, वो डेबिट हो जाता है। और मर्चेंडाइज हम स्टॉक को बोलते हैं, स्टॉक को भी बोलते हैं, इन्वेंट्री को भी बोलते हैं।
हम यहाँ इन्वेंट्री भी लिख सकते हैं, स्टॉक भी लिख सकते हैं, मर्चेंडाइज भी लिख सकते हैं। तीनों एक ही चीज के नाम है, मर्चेंडाइज, स्टॉक या इन्वेंट्री। जब हमारा स्टॉक कम हुआ, स्टॉक हमारा एसेट है, वो कम हुआ, हमने उसको क्रेडिट में लिख दिया। स्टॉक हमारा एसेट है, वो कम हुआ, वो उसको हमने क्रेडिट में लिख दिया। स्टॉक हमारा एसेट है, वो कम हुआ, हमने उसको क्रेडिट में लिख दिया। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये तीनों में आप देखो ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे भी आई, ठीक है यूसुफ, और उसके अलावा और कहाँ पे भी आई, और कहाँ आई सर, सारों में इसी तरह है, सारों में इसी तरह है। ये देखो, ये सेल की एंट्री, साथ उसके कॉस्ट की एंट्री। फिर चैंपियन क्या हुआ, फिर सर ये सेल की एंट्री, उसके साथ ये कॉस्ट की एंट्री। फिर चैम्प, ये सेल की एंट्री और ये उसके साथ कॉस्ट की एंट्री। ठीक हो गया। अब एक एंट्री सर एक्स्ट्रा है, वो क्या है यार, ये जो हमने परचेजेस की सर, जब हम खरीदेंगे ना तो अब वही स्टॉक डेबिट हो जाएगा। स्टॉक आया ना, चीजें आई ना, तो मर्चेंडाइज, स्टॉक या इन्वेंट्री डेबिट हो जाएगी। अकाउंट पेएबल, हमने भी उधार पे खरीदी है, हमने भी उधार पे खरीदी है, अकाउंट पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। जब हम खरीदेंगे तो अकाउंट पेएबल क्रेडिट करेंगे, जब हम बेचेंगे तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करेंगे। ठीक हो गया। दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम सेल्स करते हैं, सेल्स क्रेडिट हो जाती है, जिस बंदे को सेल करते हैं उधार पे बेचते हैं, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर देते हैं। साथ एक और एंट्री करते हैं, वो इसी के लिंक होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी हमारी इस पे कॉस्ट कितनी आई। तो सर वो जो स्टॉक हमारे पास था, वो स्टॉक हमने बेच दिया, तो स्टॉक क्रेडिट हो जाएगा। स्टॉक को मर्चेंडाइज भी बोलते हैं, और हम उसको किधर डाल देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डाल देंगे। ये पहली सेल की एंट्री, ये दूसरी सेल की एंट्री, ये तीसरी, और ये परचेजेस की एंट्री। जब हम परचेजेस करते हैं तो हमारा मर्चेंडाइज डेबिट हो जाती है, स्टॉक बढ़ता है, और अकाउंट पेएबल क्रेडिट हो जाता है, हमारा अकाउंट पेएबल क्रेडिट हो जाता है। आई होप सो कि आपको ये समझ आ गई होगी बात। सर ये कॉम्प्लिकेटेड है, मैं एक दफा और ये देखूंगा ना आपकी वीडियो और समझूंगा तो समझ आएगा। चलें, मैं अब आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, ये पूरा सॉल्व है, ये सॉल्व है, ठीक है। आपको ये मैं एज अ असाइनमेंट दे रहा हूँ, और ये डिट्टो क्वेश्चन है, डिट्टो क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर दिस, लाइफ ऑफ फाइफो और एवरेज। मुझे लगता है शायद आपने यही तो नहीं किया आज, मुझे लगता है ये तो आपने पार्ट कर लिया ना यूसुफ, ये वाला पार्ट आपने मुझे करके दे दिया। आपने ये वाला पार्ट खुद से, चले चले ठहरे, मैं करवा देता हूँ, ठहरे इसको भी करवा